दोस्तों प्रश्न रहेगा, मुगल काल में की आर्थिक एवं उद्योग धंधा का वर्णन करें। या फिर इसी प्रश्न को दूसरे लैंग्वेज से पूछा जा सकता है कि मुगल काल की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करें। दोस्तों प्रश्न एक ही है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पूछने का अलग है, ठीक है। तो उसका उत्तर कैसे होगा? मुगल काल में बाबर और औरंगजेब को छोड़ करके अकबर से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक भारत एक समृद्ध, संपन्न और अमीर देश था। यानी मुगल काल में बाबर और औरंगजेब को छोड़ करके जितने भी शासक हुए थे, उन शासनकाल के दौरान भारत अमीर और एक संपन्न देश था। इस लेख में मुगल के आर्थिक जीवन के प्रमुख पक्ष कृषि, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य का संक्षिप्त में जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग क्या जानेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे उस काल का कृषि व्यवस्था, उद्योग व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार का होता था। यही आज का टॉपिक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कृषि एवं कृषक। कृषि मुगल काल का प्रमुख व्यवसाय था, याद रखना है। और दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जा सकता है कि मुगल काल का प्रमुख व्यवसाय कौन सा था? तो कृषि। इस काल में गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, दलहन सभी प्रकार की खेती होती थी। फसलों की उपज की जाती थी। कृषि का साधन उपकरण पुराने थे, हाल, कुल्हाड़ी, कुदाली आदि, ठीक है। यानी सबसे जो प्रमुख व्यवसाय था वो था कृषि। और उसमें क्या क्या उगाए जाते थे? गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, दलहन, ठीक है। और खेती जो होती थी पुरानी पद्धति से ही होता था, हाल, कुल्हाड़ी और कुदाल से, ठीक है। मुगल काल में सिंचाई के साधन अधिक नहीं थे। सिंचाई के लिए कुआं, तालाब, नदी पर निर्भर रहना पड़ता था। कृषकों को प्रांतीय सूबेदार तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों से अधिक हानि होती थी। दोस्तों इस काल में जो सिंचाई होती थी वो कुएं, तालाब आदि से होती थी और कृषकों को यानी किसानों को बहुत अधिक हानि प्रांतीय सूबेदार पहुंचाता था राजस्व विभाग द्वारा। यानी बहुत ज़्यादा उनसे टैक्स वसूल लेते थे, उनका बहुत बड़ा हानि पहुंचा देते थे। इसके कारण कृषकों का दशा ठीक नहीं रहती थी। उन पर करों का बोझ रहता था, यानी उन पर बहुत सारे टैक्स लगाए दिए जाते थे। इनके कारण उनका जो स्थिति था उतना सही नहीं था। सल्तनत काल में मालगुजारी प्रथा थी, यानी टैक्स सिस्टम, ठीक है। अकबर ने इसमें परिवर्तन किया। 1580 ईस्वी में 6 साल तक किया गया, जिसके अनुसार जमीन को 4 भागों में बांटा गया। साम्राज्य की भूमि को नाप की गई। पोजल, पड़ोती, चिचरर और बंजर उपज का 3 भाग का लगान के रूप में लिया जाता था। यानी दोस्तों क्या था, जब अकबर ने अपने शासनकाल में क्या किया, 6 साल तक एक एक्सपेरिमेंट जैसा काम किया, ठीक है। उन्होंने पूरा का पूरा ज़मीन को 4 भागों में बांट दिया गया। एक को पोजल कहा गया, दूसरे को पड़ोती कहा गया, एक को चचर कहा गया और एक को बंजर कहा गया। यानी 4 भागों में बांटा दिया गया। और जितने भी इनसे उपज होता था, यानी जितने इस ज़मीन से जितने भी अनाज उगाते थे, उनमें से 1/3 ले लेते थे, ठीक है। यानी अगर 30 किलो उगाते थे कोई किसान, तो उसमें 10 केजी भाग मूलों का होता था, ठीक है। लगान का निश्चित भाग ही किसानों से ली जाती थी। यह रैयत बाड़ी प्रथा थी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में के लोग कृषि के अलावा छोटे छोटे धंधे में भी लगे थे। यानी लोग किसानी करने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी धंधे करते थे जिनसे वो थोड़े बहुत अपना भरण पोषण करते थे। उद्योग, ये धंधे कृषि की उपज पर आधारित थे। छोटे छोटे उद्योग धंधे प्राकृतिक होते थे, जैसे टोकरी, गुड़, तेल, मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार बनाना आदि, ठीक है। इनमें क्या क्या होता था काम? टोकरी बनाते थे, कोई
कोई गुड़ बनाते थे, कोई तेल बनाते थे, कोई मिट्टी का बर्तन, कोई लोहे के औजार बनाते थे। इन लोगों की सामाजिक बंधनों का भी सम्मान करना पड़ता था। ठीक है। गांव में तेहरी किसान के अलावा श्रमिक भी थे। यह प्राय दलित वर्ग के होते थे। सरकारी अधिकार इनसे बेगार का काम कर करवाते थे। ठीक है। यानी जो वहाँ के जो तत्कालीन गांव थे, गांव में बहुत छोटे छोटे ऐसे भी किसान थे जो अलग अलग प्रकार के कार्य करते थे। उनसे क्या करते थे, उनसे बिना काम का भी, बिना पैसे का भी काम करवाते थे। ठीक है। और प्राय जो ये जो ग्रामीण होते थे वो दलित वर्ग के होते थे और उससे बिना पैसा दिए ही काम करवाते थे सरकार। ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों उद्योग। ठीक है। उद्योग में डिस्कस करते हैं अभी। मुगल काल में औद्योगिक नगर भी थे। यानी मुगल काल में बहुत सारे ऐसे औद्योगिक नगर थे जहाँ पर उद्योग होता था। फतेहपुर सीकरी, बहरनपुर, श्रीनगर, मुर्शिदाबाद आदि नगरों में कारखाने थे। यहाँ उच्च कोटि के वस्तु का निर्माण होता था। कारीगरों का कार्य कुशलता पर इनाम दिया जाता था। दरबार में इनकी कलाओं का प्रदर्शन होता था। हस्तशिल्पियों के द्वारा आकर्षण माल बनाया जाता था। यानी मुगल काल में बहुत सारे ऐसे भी शहर थे जहाँ पर औद्योगिक यानी उद्योग था, जिसमें फतेहपुर सीकरी, बहरनपुर, श्रीनगर और मुर्शिदाबाद आदि थे। वहाँ के जो मतलब काम करने वाले जो भी कारीगर थे वो बहुत ही कुशल होते थे। उन लोग क्या करते थे, जो भी सामान बनाते थे उनको दरबार में भेजा जाता था और दरबार में अगर शासक उनको अच्छा लगता था उनको इनाम भी मिलता था। ठीक है। नेक्स्ट है व्यापार। दोस्तों मुगल काल में औद्योगिक व्यापार की उन्नति के फलस्वरूप शहरीकरण की प्रवृत्ति को बल दिया गया। यानी जब मुगल काल में औद्योगिक विकास हुआ तो व्यापार का भी उन्नत होना शुरू हुआ। कई छोटे बड़े कस्बे एवं नगर में इस दौर में बड़े बड़े शहर में बदल गए। यानी बहुत छोटे छोटे ऐसे भी गांव थे जो बड़े बड़े शहर बन गए सिर्फ और सिर्फ उद्योग की बदौलत। व्यापार के बड़े केंद्र बनाए गए। सोनारगांव, चटगांव, श्रीपुर, सूरत, गोवा, कलिकट, कोचीन, मछलीपट्टनम आदि इस काल के बड़े एवं प्रसिद्ध बंदरगाह थे। यानी ये सब बंदरगाह थे जो व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। यहाँ से भारत का निर्यात और आयात व्यापार बड़ा मात्रा में होता था। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इन्हीं बंदरगाहों से होता था। 17वीं सदी में इस दिशा में विशेष प्रगति हुई। विदेशी यूरोपीय यात्रियों के विवरण इस प्रगति का परिणाम है। यानी ये जो जानकारी मिलते हैं ये विदेशी यात्री के द्वारा ही हम लोग को मिलता था। भारत से निर्यात होने वाली मुख्य वस्तु यानी भारत से बाहर जाने वाला प्रमुख वस्तु था सूती, रेशम, कपड़े, नील, काली मिर्ची और अनेक मसाले, अफीम, चीनी, शोर आदि। मतलब भारत से जो इंपोर्ट किया जाता था, भारत दूसरे देश को भेजता था, उसमें सूती, रेशम, नील और काली मिर्च और आदि मसाले आते थे। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों को निर्यात होता था। यानी एशिया के अन्य देश और यूरोप के और अफ्रीका के देशों को भेजते थे। यूरोपीय देशों में ऊनी कपड़ा, बढ़िया शराब, कांच के बर्तन, सोने चांदी आदि मंगवाए जाते थे। यानी जो दूसरे देश थे, यूरोप के देश थे, उनसे हम लोग क्या लेते थे, उनसे हम लोग लेते थे ऊनी कपड़ा, बढ़िया शराब और कांच के बर्तन, सोना चांदी हम लोग लेते थे इन सब के बदौलत। ठीक है। चीन में कच्चा रेशम, इन में गोलची और अरब से घोड़ा मंगवाए जाते थे। सड़क, नदी और समुद्री सभी रास्ते से व्यापार होता था। यानी जो ईरान से हम लोग गोलची मंगाते थे, अरब से हम लोग घोड़ा मंगाते थे और चीन से हम लोग कच्चा रेशम
मंगाते थे। और जो व्यापार होता था हम लोग का, ये तीनों से होता था, मतलब सड़क से भी, नदी से भी और समुद्र से भी व्यापार होता था। अब व्यापारियों को माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सके, इसके लिए शेरशाह और अकबर से लेकर औरंगजेब ने सभी मुगल बादशाहों ने सड़क का सुरक्षित व्यवस्था पर ध्यान दिया। सड़कों के किनारे व्यवस्थित तरीके से मतलब यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर बैठने के लिए स्थान बनाए गए। सिराओं, व्यापारियों और डाक हरकरों को ठहरने के लिए विश्राम करने का काम आता था। यानी बहुत सारे ऐसे घर बनाए गए जिसमें क्या होता था, कोई व्यापारी अगर मान के चलिए दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ जा रहा है, तो अगर बीच में उसको ठहरना पड़े तो ऐसा घर बना दिया जाता था विश्राम करने के लिए, ताकि वहाँ पर बैठ करके आराम से वो लोग रात गुजार सके, ठीक है, और आराम भी कर सके। तो ऐसा व्यवस्था शेरशाह सूरी और अकबर के शासनकाल से ही चलते आ रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों वस्तुओं का मूल्य। मुगल काल में दैनिक जीवन में प्रयोग वाली वस्तु सस्ती हुई करती थी। दैनिक जीवन में प्रयोग वाली वस्तुओं जैसे अन्न, साग, मछली, फल फूल, दूध, घी, तेल, मांस, मछली और कपड़ा आदि बहुत ही सस्ते होता था। अकबर के शासनकाल में गेहूं 1 रुपया का 12 मन और जो 18 मन, बढ़िया चावल 10 मन, मूंग 18 मन, उड़द और नमक 16 मन मिलता था 1 रुपया का, ठीक है दोस्तों। एक भेड़ का मूल्य 1.5 था। 1 रुपया का 17 सेर मांस और 44 सेर दूध मिलता था। मजदूरों का दैनिक मजदूरी बहुत कम मिलता था। अकुशल मजदूरों का दाम अर्थात 1/20 रुपया होता था। यानी 1 रुपया का 20वां भाग मिलता था प्रतिदिन के हिसाब से। बढ़िया और निपुण कार्य करने वाले मजदूरों को 7 दाम प्रतिदिन मिलता था। यानी जो बढ़िया काम करता था उसको बहुत अच्छा पैसा मिलता था। अकबर के उत्तराधिकारियों के समय में भी लगभग यही मूल्य रहे। युद्धकालीन परिस्थिति अथवा अकाल में थोड़े समय को छोड़कर संपूर्ण मुगल काल में वस्तुएं सस्ती रही। वस्तुएं सस्ती होने के कारण साधारण जनता को जीवन सुखी रहा। इतिहासकार स्मिथ के शब्दों में, भूमिहीन मजदूर आज की अपेक्षा अकबर एवं जहांगीर के शासनकाल में अधिक खा पहन सकते थे। यानी जो एक इतिहासकार है स्मिथ, उनके हिसाब से जो अकबर और जहांगीर का शासनकाल था उसमें अभी के हिसाब से ज़्यादा खान और पान कर सकते थे। इसके विपरीत मोरलैंड लिखते हैं, मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि मुगल काल में भी सर्वसाधारण की दिशा आज जैसे ही था। इन सब बातों का अर्थात एक बात यह भी था कि साधारण मनुष्य की आवश्यकता भी कम थी। यानी उस टाइम पे और एक इतिहासकार का कहना है कि उतना तो बढ़िया नहीं था शासनकाल, यानी उनका आर्थिक स्थिति बस काम चलाऊ था, ठीक है, उनका मानना था। लेकिन मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि वहाँ उस टाइम के जो मनुष्य था वो अपना साधारण जिंदगी ही जीते थे और आज की अपेक्षा संतुष्ट भी अधिक था। यानी जो जिनको मतलब देखिए दोस्तों, होता क्या है, किसी को अगर 1 लाख भी सैलरी मिलता है ना तो वो भी उसमें संतुष्ट नहीं रहता है, और किसी को 10,000 भी मिलता है ना वो इसी में भी संतुष्ट रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो पूरा का पूरा मैटर है ये संतुष्टि पर होता है। कोई 1 लाख कमा करके भी रो रहा है, कभी 10,000 कमा करके भी खुशी है। तो उस काल में भी क्या था, मतलब बहुत ही कम कमाई के साथ भी बहुत जन सुखी थे, ठीक है, संतुष्ट थे। आज के अपेक्षा उसका जीवन अधिक सीधा सच्चा होता था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, मुगल काल में पटवारी, महाजन और जागीरदार। दोस्तों ये जो पटवारी, महाजन और जागीरदार था, यही समाज को ज़्यादा टॉर्चर करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। मुगल काल में पटवारी, महाजन और जागीरदार
के विषय में जानकारी मिलता है। पटवारी जमीन का लगान वसूल करता था, यानी जमीन पे किस तरह से टैक्स वसूलना है इनका काम पटवारी करते थे। गांव का एक समूह होता था जिसमें एक जमींदार होता था। मुगल काल में रैयत गांव और जागीर गांव में होता था। जागीरदार वंशानुगत होता था, यानी जमीन का टैक्स कौन करेगा? पटवारी, ठीक है। और गांव में एक हेड होते थे जिसको जमींदार। दोस्तों नेक्स्ट है, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया, यानी अबुल फजल ने क्या किया अपनी पुस्तक में जमींदारों और कृषकों के बीच संबंध कैसा था उसका वर्णन करते थे। जमींदार अपने कृषकों से कर वसूल करते थे। सुरक्षा के लिए जमींदार सेना रखते थे। रियायत गांव के कृषक अपने भूमि में मालिक होते थे। शासक अधिकारी उनसे कर वसूल करते थे। पट्टीदार कृषक भी होते थे, ठीक है। और आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं आंतरिक एवं विदेशी व्यापार। आंतरिक व्यापार के लिए मुगल एवं सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। व्यापार, आंतरिक व्यापार के लिए मुगल में अनेक मंडियां एवं व्यापार नगर थे। आंतरिक व्यापार के लिए सड़कें थे। मुगल काल में विदेश में भी व्यापार होता था। इस प्रकार आर्थिक विषय में जानकारी मिलती है। आर्थिक पतन औरंगजेब से शुरू हुआ, यानी दोस्तों क्या है, जो आंतरिक व्यापार था, आंतरिक व्यापार का मतलब होता है देश के अंदर ही व्यापार, वो बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे जगह में मंडियां होती थी, बहुत व्यापारिक नगर होते थे। वहाँ से वहाँ के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बढ़िया सड़क था और भी बहुत सारा सुविधाएं मिलता था शासक के तरफ से, ठीक है। साथ ही साथ वो लोग विदेश में भी व्यापार करते थे। तो हम लोग मोटा मोटी कह सकते हैं कि इस प्रकार आर्थिक विषय के हम लोग को जानकारी मिलता है। लेकिन दोस्तों मुगल काल में हम लोग बाबर से लेकर के जब औरंगजेब तक पढ़ते हैं तो उस टाइम पर वो लोग का आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया था। लेकिन औरंगजेब के बाद से ये जो स्थिति है ये बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया। कारण क्या था दोस्तों? औरंगजेब ने अपने शासनकाल में बहुत सारे युद्ध किए, और युद्ध तो कोई ऐसे नहीं होता है ना दोस्तों, उसमें तो खर्चा होगा ही। तो उसने पूरा राजकोष को पूरा खाली कर दिया, और इसकी वजह से औरंगजेब के बाद से ही आर्थिक पतन स्टार्ट हो गया था मुगलों का। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का मुगल काल का आर्थिक एवं उद्योग धंधा। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।